आज कहानी ड्रैकुला की। ड्रैकुला का नाम आते ही हमारे मन मस्तिष्क में उसकी वह छवि उभरने लगती है जिसमें वह आसमान की ओर निहार रहा है और उसके दांतों से खून टपक रहा है। ड्रैकुला की यह छवि ब्रैम स्टोकर के उस उपन्यास से उभरती है जो 26 मई 1897 को प्रकाशित हुआ। यह ड्रैकुला की काल्पनिक छवि है। हमें बात करनी है उस असल ड्रैकुला की जिसे इतिहास कठोर सजा देने वाला अत्याचारी और निर्मम शासक कहता है, जिसे इतिहास में उस समय की सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत से टकराने वाला हिम्मती और दिलेर राजा कहा जाता है। हमें बात करनी है उस ड्रैकुला की जो आज भी रोमानिया में बहुत से लोगों के लिए राष्ट्रीय नायक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वालिचिया के शासक व्लाद तृतीय ड्रैकुला की। ड्रैकुला की बात शुरू करने से पहले उस समय के राजनीतिक हालातों पर एक नज़र। एशिया के एक बड़े हिस्से और यूरोप के कुछ हिस्सों पर उस्मानिया सल्तनत का नियंत्रण था। यूरोप का एक बड़ा हिस्सा होली रोमन एम्पायर का भाग था। इन दोनों के बीच कुछ छोटे छोटे राज्य मौजूद थे जो होली रोमन एम्पायर के प्रभाव और उस्मानिया सल्तनत की अधीनता के बीच झूलते रहते थे। ऐसा ही एक राज्य था वालिचिया। इसी वालिचिया के राजा व्लाद द्वितीय को उस्मानिया सल्तनत के विरुद्ध बनाए गए संगठन ऑर्डर ऑफ ड्रैगन में शामिल होने पर होली रोमन एम्परर सिगिस्मंड ने ड्रैकुल की उपाधि दी। इन्हीं ड्रैकुल का बेटा आगे चलकर ड्रैकुला कहलाया। व्लाद द्वितीय ने अच्छे व्यवहार की जमानत के तौर पर अपने बेटे ड्रैकुला को उसके छोटे भाई रादो के साथ उस्मानिया सल्तनत के यहाँ बंदी रख दिया। पहले से कई यूरोपीय भाषा जानने वाले ड्रैकुला ने यहाँ रहकर तुर्की भाषा में भी महारत हासिल की। अपने पिता और बड़े भाई द्वारा बंदी रख दिए जाने पर ड्रैकुला पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस्मानिया दरबार के लोगों द्वारा ड्रैकुला की तुलना में रादो के साथ होने वाले अच्छे व्यवहार ने भी उसके मन में नफरत भर दी। सन 1431 में ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुए ड्रैकुला ने अब फिर से गद्दी नशीन औलाद उसके अत्याचारों का वह सिलसिला शुरू हुआ जिसके लिए उसे इतिहास में जाना जाता है और जिसके कारण उसके नाम पर ड्रैकुला का काल्पनिक किरदार खड़ा किया गया। सत्ता के खेल में अहम भूमिका निभाने वाले गुट को वालिचिया में अशराफिया कहा जाता था। ड्रैकुला इस गुट के पर कतर देना चाहता था। उसने ईस्टर के मौके पर अपने महल में दावत के बहाने अशराफिया के 200 परिवारों को बंदी बना लिया। इनमें से बड़ी उम्र के लोगों को उनके शरीर में कील ठोक कर मार दिया गया और युवाओं को दूर पहाड़ी पर एक किले के निर्माण के लिए मजदूरी करने भेज दिया गया। किले का निर्माण किसी अधीन राज्य के अधिकारों में नहीं आता था। ड्रैकुला की क्रूरता के तमाम किस्से मशहूर हैं। एक बार इटली का एक प्रतिनिधिमंडल ड्रैकुला के दरबार में पहुंचा। उन्होंने राजा के सम्मान में अपनी बड़ी टोपियां उतारी, लेकिन ये कहते हुए अपनी स्कल कैप उतारने से मना कर दिया कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और हम सुल्तान के सामने भी अपनी स्कल कैप नहीं उतारते। इस पर ड्रैकुला ने उनके सिर में कील ठोकने का हुक्म दिया। कील ठोके जाने के दौरान वह उनसे यह भी कहता रहा कि मैं तो तुम्हारी परंपराओं को और मजबूत कर रहा हूँ। ड्रैकुला ने अशराफिया के प्रभाव को ख़त्म कर दिया। उसने ऐसा विधान बनाया जहाँ अमीर लोग भी पैसे देकर सज़ा से नहीं बच सकते थे। वह भेष बदल कर लोगों का हाल जानने के लिए उनके बीच घूमता था। लेकिन यहाँ भी कठोर सजा और निर्ममता का सिलसिला थमता नहीं था। एक किस्सा मशहूर है। उन्होंने एक किसान को छोटे कपड़े पहने देखा तो उसकी पत्नी को कंजूसी के आरोप में कील ठोक कर जान से मारने की सज़ा दे दी। किसान मिन्नतें करता रहा कि मैं इसके साथ खुश हूँ, लेकिन ड्रैकुला ने उसकी एक न सुनी और कहा वह दूसरी पत्नी के साथ ज़्यादा खुश रहेगा। 10 लाख की आबादी के साथ वालिचिया एक छोटी सी रियासत थी, लेकिन ड्रैकुला का राजा होने का गुरूर किसी भी मायने में उस्मानिया सुल्तान मोहम्मद द्वितीय से कम न था। 1459 से उसने सुल्तान को कर देना बंद कर दिया। सल्तनत द्वारा सेना के लिए की गई 500 लड़कों की मांग भी ड्रैकुला ने ठुकरा दी। इतना ही नहीं, उसने तुर्क फौजों के खिलाफ छापामार कार्रवाई भी शुरू कर दी। तुर्की भाषा में अपने महारत के दम पर वह सल्तनत के किले को खुलवाने में कामयाब रहा और उसने उस किले में आग लगवा दी। उसने पोप को लिखे एक पत्र में यह दावा भी किया कि उसके सैनिकों ने 23,884 तुर्कों को मौत के घाट उतार दिया है और उससे में वो लोग शामिल नहीं हैं
जो आग लगा दिए जाने के कारण अपने घरों में जल गए। उस वक्त सुल्तान मोहम्मद एशिया में युद्धों में व्यस्त था। वहाँ से मौका मिलने पर उसने वालीचिया को फतेह करने का फैसला किया। वह एक बड़ी फौज लेकर वालीचिया की तरफ बढ़ा। ड्रैकुला ने सुल्तान के खिलाफ ईसाई देशों को लामबंद करने की कोशिश की, लेकिन ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक के आपसी मतभेदों के कारण ये कोशिशें परवान ना चढ़ सकी। उसने अपनी बड़ी आबादी को पहाड़ों, जंगलों और दलदली क्षेत्रों की तरफ भेज दिया। इसलिए सुल्तान की फौजों को दूर तक लड़ने का मौका नहीं मिला और गर्मी से उनका बुरा हाल था। आखिर सुल्तान की फौजें उस जगह पहुंची जहां ड्रैकुला की निर्ममता का जीता जागता स्मारक बना हुआ था। सुल्तान ने देखा कि लगभग 1 मील लंबे इलाके में 20,000 भालों पर लाशें लटकती झूल रही थी। सुल्तान को यह एहसास हो गया कि ऐसे आदमी से उसकी ज़मीन छीन लेना आसान नहीं है। सुल्तान मोहम्मद अगले दिन वापस लौट गए। इसका मतलब ड्रैकुला की विजय नहीं था। वह ड्रैकुला के छोटे भाई रादो और तुर्क फौजों को छोड़ गए थे। वहाँ के आम लोगों ने जालिम ड्रैकुला की जगह रादो को चुना और ड्रैकुला एक गुप्त रास्ते से हंगरी भाग गया। हंगरी में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसका दर्जा बाकी कैदियों जैसा नहीं था। कुछ समय बाद ही वह हंगरी के दरबार में बैठने लगा। तुर्कों के खिलाफ उसने हंगरी की ओर से युद्ध भी किया। 1476 में हंगरी के राजा की मदद से एक बार फिर वह वालीचिया का शासक बना, लेकिन 1 महीने बाद ही तुर्कों के खिलाफ लड़ते हुए वह मारा गया। अब आप ही तय करें कि ड्रैकुला को जालिम, रक्त पिशाच माना जाए या उस्मानिया सल्तनत को चुनौती देने वाला हिम्मती और दिलेर नायक।